नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी की यमुना घाटी के बड़कोट में पहुंचने पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम तीरथ कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे, साथ ही कई जगह पर योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। शाम को सीएम जिले के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगमोहन, इस वक्त सीएम कहां पहुंचे हैं और किस तरीके का कार्यक्रम? नीलू, देखिए, तय कार्यक्रम के अनुसार जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं वो यमुना घाटी के बड़कोट में पहुंचे और उन्होंने जो वहां पे जीएम के गेस्ट हाउस में जो केयर सेंटर बना है उसका निरीक्षण किया और उसके बाद नौगांव में जो केयर सेंटर बना है उसका भी निरीक्षण किया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरकाशी जिला जो है उसने बेहतर काम किया है कोरोना काल में और जो कोविड के मरीज हैं वो बेहतर हो रहे हैं उत्तरकाशी जिले में। और उन्होंने जो कोविड के मरीज हैं अस्पतालों में भर्ती, उनसे फोन पे बात करी और कुछ मरीजों से वो मिले भी हैं और उनसे उनका दवाई और जो खान पान है वो भी पूछा कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद जो यमुनोत्री के विधायक हैं केदार सिंह रावत, उनकी माता कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया था, तो उनके घर पे भी जाने का प्रोग्राम है मुख्यमंत्री का। और ठीक 3 बजे जो है उत्तरकाशी के जो जिला अस्पताल है, जो पहाड़ी जिलों में सबसे पहले जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है उसका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। और जिसके बाद अधिकारियों से यहाँ पे बैठक भी करेंगे कोरोना को लेकर। और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं जिले में और यमुना घाटी में। तो जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का वो 2 दिन का है उत्तरकाशी के लिए। ठीक है जगमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पर। और उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रदेश के पुलिस जवानों के नाम संदेश दिया है। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस के जवानों के ग्रेड पर को लेकर कहा कि कुछ लोग आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जो पुलिस की छवि खराब करना चाहते हैं। डीजीपी ने कहा कि हमारे पुलिस के जवानों को 20 साल की सर्विस के बाद 4600 ग्रेड पे मिलना चाहिए। मामले में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भी 3 से 4 बार वार्ता हो चुकी है। हमारी कोशिश है कि पुलिस के जवानों को 4600 ग्रेड पे मिलना चाहिए। इसमें डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि उनको गर्व है कि वो देश के सबसे स्मार्ट पुलिस का नेतृत्व कर रही है। जो हमारे जवानों का ग्रेड पे का इशू है, मुद्दा है, उसके प्रति मैं पूरी तरह सजग हूँ। जो 4600 के ग्रेड पे को लेकर के बात है, जवानों की जो 20 साल के बाद जो लगना है, उसको लेकर के हम शासन को पहले ही प्रस्ताव भेज चुके हैं कि हमारे जवानों को 4600 ग्रेड पे मिलना चाहिए। और इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी 3-4 बार बात की है और उन्होंने भी बहुत ही सकारात्मक रुख दिखाया है। और उन्होंने शासन लेवल पे कमेटी गठित की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, और हम शासन की इस कमेटी के लगातार संपर्क में हैं। शासन से बात करके आपकी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता कौल ढोंडियाल आज भारतीय सेना में शामिल हो गई। चेन्नई में पासिंग आउट परेड में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने निकिता के कंधों पर स्टार सजाए। निकिता कौल ऑर्डिनेंस कोर में कमीशन हुई हैं और उनकी पहली पोस्टिंग साउथ वेस्टर्न कमांड में हुई। कश्मीर के 55वीं राइफल में तैनात मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल 18 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के कुछ दिन बाद ही पुलवामा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। पति की शहादत के बाद निकिता ने सेना में जाने का फैसला लिया था और महज 6 महीने बाद ही निकिता ने शॉर्ट सर्विस कमीशन का फॉर्म भरा और परीक्षा में पास कर चेन्नई स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग पूरी की और अब वो भारतीय सेना में शामिल हो गई है। वहीं सीएम तीरथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पुलवामा हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले शौर्य चक्र से सम्मानित मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता का सेना में भर्ती होना न केवल उनके वीर पति को सच्ची श्रद्धांजलि है, अपितु उत्तराखंड के लिए भी गौरव की बात है। उनकी राष्ट्रीय निष्ठा को मेरा प्रणाम।
और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री आवास इन दिनों खाली पड़ा है। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह अपने घर से ही कामकाज निपटा रहे हैं और इसी बात से सवाल खड़ा हुआ कि क्या मुख्यमंत्रियों के लिए अपशगुन कहे जाने वाले आवास से तीरथ सिंह रावत ने तौबा कर ली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में इन दिनों सन्नाटा है और नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने घर से ही कामकाज संभाल रहे हैं। और यहीं से सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों है। 10 जून को तीरथ सिंह रावत का 90 दिन का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, पर अब तक मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा नहीं खुला है। वहीं जब खुद मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो वो सवाल को टाल गए। आवास में ही हूं मैं, बाहर थोड़ी ना हूं। आवास में ही हूं मैं, बाहर थोड़ी ना हूं। मुख्यमंत्री ने सवाल भले ही टाल दिया हो, लेकिन उत्तराखंड के इस मुख्यमंत्री आवास को यहां आने वाले मुख्यमंत्री के लिए अपशकुन माना जाता है। और इसे इत्तेफाक कहें या हकीकत कि जो भी मुख्यमंत्री यहां आए वो कुर्सी नहीं बचा पाए। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की कुर्सी इसी घर में रहते हुए गई। भुवन चंद्र खंडूरी दूसरे कार्यकाल में इस आवास में नहीं गए। विजय बहुगुणा को अपने कार्यकाल के बीच में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में सरकारी आवास की तरफ देखा तक नहीं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुख्यमंत्री आवास में 4 साल पूरे नहीं कर पाए और अब तक सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी इस आवास से दूरी बना रखी है। वहीं पूरे मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि दोष सरकारी आवास का नहीं, नेता का है। मुझे नहीं लगता है कि आवास अपशगुन है या शगुन है। उत्तराखंड के लोगों ने जब जिस सरकार को प्रचंड बहुमत दिया है तो उस सरकार को उत्तराखंड के लोगों से जो वादे किए हैं उसके अनुरूप कृत करना चाहिए। वहीं सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि कोविड की वजह से अभी सीएम आवास में नहीं गए। हालांकि उन्होंने कहा कि हरीश रावत यहां इसलिए नहीं आए क्योंकि वो तंत्र मंत्र पर यकीन करते हैं। वो तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास करते थे, हो सकता है इस कारण न गए हों क्योंकि वो अपनी बुद्धि से ज्यादा तंत्र मंत्र वालों की सुझावों में ज्यादा चला करते थे। हो सकता है उनके पीछे कारण रहा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2010 में बनकर तैयार हुए इस मुख्यमंत्री आवास में करीब 16 करोड़ रुपए का खर्च आया था। लेकिन वक्त का फेर कहें, राजनीति का दांवपेच या कोई अपशकुन, हकीकत यही है कि यहां आने वाले मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में नाकाम रहे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर चट्टान आने के कारण हाईवे बाधित हो गया, जिसके चलते झाला निवासी एक 17 साल का लड़का हिमांशु करीब 7.5 घंटे सुनगर नगर में फंसा रहा। लड़के के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इससे उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। फिर परिजनों ने एसडीएम भटवारी से संपर्क किया। इसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम बड़े बड़े बोल्डरों के बीच रस्सी बांधकर घायल लड़के को स्ट्रेचर के जरिए 108 तक पहुंचाया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। वहीं उत्तरकाशी का गंगोत्री नेशनल हाईवे आज खुल गया है। 2 दिन पहले पहाड़ से बड़े बोल्डर आने से मार्ग बंद हो गया था। भटवाड़ी सुनकर के पास मार्ग बंद हो गया। आज से गाड़ियों की आवाजाही यहां पर शुरू कर दी गई है। बीआरओ और प्रशासन ने 2 दिन बाद कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को खोल दिया है। और पहाड़ में कई गांव कोरोना की चपेट में हैं। हालांकि कोविड के टेस्ट जरूर हुए हैं, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए न्याय पंचायत स्तर पर वैक्सीन लगाने की मांग हो रही है। कोरोना के वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट आता नहीं। ऊपर से कई घरों में बुजुर्गों को एंड्रॉयड फोन की जानकारी नहीं है और साइबर कैफे वाले ग्रामीणों से सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए मोटी रकम वसूल रहे हैं। इससे कई बुजुर्ग वैक्सीन नहीं लगा सके और अब गांव के लोग ही न्याय पंचायत स्तर पर वैक्सीनेशन कैंप लगाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि सरकार की गाइडलाइन मिलने पर ही गांव में कैंप लगा सकते हैं, जिसके लिए तैयार भी हैं। पर लोगों को इंटरनेट का तो कोई सुविधा है न, बहुतों को मोबाइल चलाने नहीं आते हैं। अच्छा, यहाँ से नैनीताल जाना उनके लिए काफ़ी वो पड़ता है। 100 रुपया किराया है यहाँ से नैनीताल का। टैक्सी आता है तो गाड़ियाँ जा नहीं रही, तो लोगों को बड़ी परेशानियाँ हो रही सर इससे। तो वहाँ वैक्सीन नहीं मिलती है तो उसका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर नहीं हो सकता है हर ग्राम सभा में, तो कम से कम न्याय पंचायत स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए सेंटर खोले जाए, जिससे ग्रामीण लोगों को फ़ायदा हो।
वैक्सीनेशन करने के लिए है और ऐसे लोगों को पोर्टल पे ना जाना पड़े और उनको जैसे पहले हम 45 से ऊपर का कर रहे थे रजिस्ट्रेशन करने के बाद डायरेक्ट वो लगा रहे थे, इसी तरह की सर्विसेज मुझे लगता है कि 1 तारीख के बाद मुहैया होगी। ये तो ऊपर के जो निर्देश आएंगे उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। और कोरोना की दूसरी लहर का असर चंपावत जिले में रेहड़ी लगाकर आजीविका चला रहे छोटे व्यापारियों पर भी पड़ने लगा है। लगभग 1 महीने से लगे कोरोना कर्फ्यू की वजह से दैनिक व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसे में ये व्यापारी सरकार से दुकान और दुकानों का किराया और फंड खोले जाने को मामले को लेकर आर्थिक मुआवजे की अब मांग कर रहे हैं। बिल्कुल रोटी खाना मुश्किल हो गया। आजकल तो यहाँ बाजार में आके जो है 1 रुपए की 1 महीना हो गया कम से कम जो है लगातार दुकानें बंद चल रही हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारा किराया माफ़ कर दे, दुकानों का ठेलों का किराया माफ़ कर दे, थोड़ा बहुत कुछ मुआवजा दाल रोटी का खर्चा कुछ दे दे हमें। नैनीताल में जिला प्रशासन द्वारा सब्जियों के तय रेट जरूर किए गए हैं, लेकिन मंडी में अब भी दुगुने दामों पर सब्जियां बिक रही हैं। हालात यह है कि लौकी 45 रुपए किलो तक बिक रही है। टमाटर, भिंडी, करेला समेत अन्य सब्जियां भी दुगुने दामों पर बेची जा रही हैं। आलू हो रहा, खड़ी हो रहा और टमाटर 40 कह रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जो भी सब्जी सस्ती अगर उपलब्ध करा रहे हैं तो वो यहाँ पर उपलब्ध कराएं और जो भी मार्केट ने तय करें रेट जो इनको वहाँ से मिल रहा है उस हिसाब से इनका रेट तय करा करके यहाँ पर सब्जी मुहैया कराएं। हल्द्वानी से जो व्यापारी आता है और जो गांव से आ रहा है उसमें थोड़ा लाने में ट्रांसपोर्ट की परेशानी हो जा रही है उनको, तो उससे ज़्यादा थोड़ा ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ गया जिससे कि यहाँ आने वाली सब्जी का दाम अपने आप महंगे हो जा रहे हैं। और पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में टेलीमेडिसिन सेवा मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय की ओर से कोटद्वार के जय हीरा खाल ब्लॉक के तोली गांव में खोले गए टेलीमेडिसिन सेंटर से मरीजों को सही समय पर इलाज मिल पा रहा है। पहाड़ों पर कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में टेलीमेडिसिन सेंटर में मिलने वाली निःशुल्क मेडिकल चेकअप और दवाइयां मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून के अस्पताल में बैठे डॉक्टर मरीजों से बात करते हैं, जिसके बाद मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। तो यहाँ पे हिमालयन इंस्टीट्यूट के तरफ से हिम संजीवनी ऐप खोला गया है। उसके थ्रू मतलब जैसे पेशेंट आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन फिल करते हैं हम। जो भी मतलब पेशेंट आते हैं तो उनकी डायरेक्ट मतलब वीडियो कॉलिंग में डॉक्टर से बात होती है। उसके थ्रू मतलब जो भी दिक्कतें होती है उनका मतलब पूरा ट्रीटमेंट करते हैं हम यहाँ पे। बहुत फायदा हो रहा है सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग इधर उधर से भी आते हैं। जैसे कि आजकल लॉकडाउन हो रखा है, लोग इधर उधर दूर दूर तक नहीं जा पाते, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ से बहुत सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को। यहाँ पे एक फार्मासिस्ट हैं और एक नर्स है और बाकी वीडियो टेलीमेडि उससे बात होती रहती है डॉक्टर साहब। और कोरोना महामारी के दौर में जहां पर टेलीमेडिसिन पर खास जोर दिया जा रहा है, वहीं टिहरी में कई टेलीमेडिसिन सेंटर बंद होने के कगार पर हैं। 3 बार टेंडर होने के बावजूद कोई कंपनी क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। 40 में से 20 सेंटर अभी तक बंद हो चुके हैं। जो सेंटर चल भी रहे हैं उसमें तकनीकी दिक्कतों के चलते आम मरीजों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं डीएम का कहना है कि इसके टेंडर के लिए प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही टेलीमेडिसिन सेवा फिर से एक्टिव हो जाएगी। कि इसका फंडिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से टैबलेट्स बहुत सारे वह सेंटर्स में वर्क नहीं कर पा रहे हैं और जो हमारी मशीन्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे फिलअप होता है उसका स्ट्रिप्स वगैरह, तो वो नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। टेलीमेडिसिन केंद्र में रखरखाव करने के लिए 3 बार टेंडर हुए, लेकिन कोई भी कंपनी उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो इसमें फिर से टेंडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से, क्योंकि हमें टेंडर का रूट फॉलो करना ही है, काफ़ी बड़ा ये काम है, तो इसको ऐसे नहीं दिया जा सकता बिना टेंडर के, तो उसमें किसी कंपनी को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और कोरोना की दूसरी लहर में जहां लोग घर से निकलने में बच रहे हैं, वहीं युवाओं की एक टीम चंपावत जिले में घर घर जाकर सैनिटाइज कर रही है। गोविंद सामंत और उनकी टीम चंपावत के मैदानी इलाकों टनकपुर, बनबसा हो या फिर पर्वतीय क्षेत्र हर ओर जा रही है और कोरोना मुक्त करने की मुहिम में जुटी है। युवाओं की ये टीम किसी से आर्थिक मदद नहीं ले रही, साथ ही साथ लोगों को मास्क भी बांट रही है। क्षेत्र में कहीं पर कैसी भी दिक्कत हो, मैं आज मेरा कर्तव्य बनता है जनप्रतिनिधि होने के नाते कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनकी दुख समस्याओं को सुनूं। अपनी भी सावधानी रख रहा हूं मैं
और पूरे क्षेत्र आज मेरा कम से कम हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग क्षेत्र जो है वो आधा हो चुका है। और क्या पहाड़ में भी हमारा लगातार सैनिटाइज राशन देना या दवाइयाँ देना लगातार चला हुआ है। उन्होंने यहाँ पे आके सैनिटाइज किया है, पूरे घरों को आके सैनिटाइज किया है, रोडों को आके सैनिटाइज किया है। इससे पहले जो नेता आए उन्होंने सिर्फ रोडों को सैनिटाइज किया और चले गए, और पता भी नहीं चला कि वो कब आए और कब चले गए। लेकिन गोविंद सावंत की टीम जो आई है, आज आई है गोविंद सावंत की टीम, और लगभग उन्होंने कम से कम सारा एरिया सैनिटाइज करने का जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। तो फिर ये मास्क को गले पे क्यों लटका रखा है? सॉरी। देखिए, आप इंसान हैं, भगवान भी रोमांचित कर देता है, लेकिन कॉर्बेट के बाहर रोड पर बाघ देखे जाने पर लोगों का रोमांच और बढ़ जाता है, जो बाघ के साथ ही लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। बाघ का ये वीडियो शुक्रवार शाम का पाटकोट को जाने वाले रोड का बताया जा रहा है। बाघ आराम से रोड पर चहलकदमी कर रहा है। बाघ का ये रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज का वीडियो बताया जा रहा है। और रामनगर के ही बैल पड़ाव में सांपों के एक जोड़े डांस करता हुआ उसका वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो बैल पड़ाव के पत्ता पानी का बताया जा रहा है। सांपों का ये जोड़ा गांव के ही घर के आंगन में पहुंच गया। दोनों बहुत देर तक झूमते रहे। घर में मौजूद लोगों ने उनका वीडियो बना लिया। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कोरोना काल में पालतू हाथियों और रेस्क्यू किए गए बाघ और गुलदार का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कॉर्बेट में इन जानवरों को सैनिटाइज कंडीशन में खाना दिया जा रहा है। इसके साथ ही उनकी रख रखाव के लिए अलग से स्टाफ समय समय पर कोरोना टेस्ट भी कराया जा रहा है। ये सारी कवायद इन जानवरों के साथ ही जंगल के अन्य वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है। हमारे पास रेस्क्यूड एनिमल्स हैं या हमारे कैप्टिव एलिफेंट्स हैं, उसके भी सुरक्षा के लिए और उनको कोरोना से किसी भी तरह का संक्रमण ना हो, उसकी भी कार्रवाई की जा रही है। जो गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से सैनिटाइज्ड कंडीशन में उनको जो खाना दिया जा रहा है। इसके अलावा जो उनके केयर टेकर्स हैं, जो महावत्स हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। चमोली के ऋषिगंगा में ग्लेशियर में दरार आने के मामले में सरकार ने हेली से 3 सदस्यीय दल को मौके पर भेजा। सर्वे कर दल वापस लौट आया है, जिसमें जियोलॉजिस्ट MP.S. बिष्ट और पीयूष रौतेला शामिल भी बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्लेशियर में कोई दरार नहीं है। आपको बता दें कि ग्लेशियर में दरार का वीडियो वायरल हो रहा था। और गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने मिल प्रबंधकों के साथ मिल बंद होने के 15 दिनों के भीतर किसानों के गन्ने का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। 15 दिन के बाद भुगतान न होने पर मिल प्रबंधकों को एक्ट के अनुसार 7.5% ब्याज भी गन्ना किसानों को देना होगा। हरिद्वार के अटल विहारी गेस्ट हाउस में मंत्री यतीश्वरानंद और जिले के तीनों शुगर मिल प्रबंधकों की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने जिले के सभी मिल प्रबंधकों से गन्ने का बकाया संबंधित जानकारी मांगी। स्वामी यतीश्वरानंद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो शुगर मिल बकाया भुगतान नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी जी, मैं और जितने भी हमारे शुगर मिल के जो प्रबंधक है, 3 शुगर मिल, लक्सर, लिब्बारेड्डी, इकबालपुर शुगर मिल, इनके साथ बैठक की है और ये कहा कि जो गन्ना एक्ट में जो प्रावधान है कि मिल होने के बंद होने के 15 दिन बाद गन्ना किसानों का पेमेंट किया जाए। अगर पेमेंट नहीं करते तो उसके ऊपर 7.5% ब्याज लगाकर उसको पैसा दिया जाएगा। और कोरोना की लहर ने खेती किसानी पर ऐसा असर डाला कि किसान खेत से लेकर मंडी तक जद्दोजहद कर रहे हैं और अब उसे मुआवजे की भी आस बची है।
पहाड़ के किसान पर दोहरी मार पड़ी है। कोरोना से चरमराई मंडी व्यवस्था में फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, तो पिछले दिनों की बेमौसमी बारिश से खेती खराब हो गई है। बीते साल नवंबर बाद सूखे से बर्बाद रबी की खेती से किसान उबर ही रहा था, लेकिन अब आए दिन की बारिश ने बीन, शिमला मिर्च, आलू, मूली, चुकंदर की खेती पर भी संकट खड़ा कर दिया है। तो फल बागानों में आड़ू, खुमानी, पुलम खराब हो रहे हैं। अब किसानों की सरकार से मांग है कि मुआवजा दिया जाए। बेमौसमी बारिश हुई है, जिससे जो फसल तैयार थी, आलू की हो गई और अन्य सब्जियों की है, तो अब वो खराब होने की कगार पे है। जिनका पहले तो ओलावृष्टि से ख़त्म हो गया, बाकी जिनका थोड़ा बहुत बचा था, अब ये अत्यधिक बारिश होने से वो आलू सड़ने लग गया। बाज़ारों में सब्जी तेज़ है, लेकिन काश्तकारों को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जिससे परेशान है किसान। और हम ये चाहते हैं इस क्षेत्र के लोगों को किसानों को आर्थिक रूप से भी सहायता दी जाए, जिससे कि वो अपना कोविड के समय में अपना परिवार को पाल सकें। पिछली फसल सूखे की चपेट में रही तो नई फसल को ओले और बारिश ने बर्बाद कर दिया, और रही सही कसर मंडी के रेट ना मिलने से पूरी हो गई। हालांकि कई किसानों ने फसल का बीमा भी किया, लेकिन बीमा कंपनियों ने किसानों को बीमा का पैसा तक नहीं दिया। हालांकि सरकार का कहना है कि मानकों के अनुसार ही मुआवजा मिलेगा। राहत का जो मानक है 30% के 30% से ज्यादा क्षति होने पर SDRF के मानकों के हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, और जिन लोगों ने अपना बीमा कराया होगा उनको बीमे की राशि दी जाएगी। किसानों पर कोरोना के साथ मौसम की मार दोहरी पड़ रही है, वहीं खरीदारों का संकट अलग से है। और अब यदि किसानों को सही मुआवजा ना मिला तो उनके खाने के लाले पड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।